वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन इस व्याकरण के टॉपिक का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने निबंध किसे कहा जाता है इसके बारे में पढ़ा, फिर निबंध के अलग अलग अंगों के बारे में पढ़ा। निबंध के कुल मिलाकर 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? भूमिका अर्थात प्रस्तावना, विषय विस्तार, फिर निष्कर्ष। फिर निबंध के अलग अलग प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। निबंध के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और आत्मकथा निबंध। वर्णनात्मक निबंध किसे कहेंगे? जिस विषय पर हम विशेष विस्तार के साथ वर्णन करते हैं, ऐसे निबंधों का अंतर्गत वर्णनात्मक निबंध आते हैं। इसमें सजीव और निर्जीव किसी भी वस्तुओं के, चाहे सजीव मनुष्य या प्राणियों के बारे में हम वर्णन करते हैं। प्राणी, मनुष्य, स्थान, वस्तु या प्रकृति के बारे में भी हम चित्रण कर सकते हैं। त्योहार, मेरा प्रिय त्योहार, हमारे बहुत सारे त्योहार होते हैं। किसी का दिवाली होता है, होली होते है, तो ऐसे सारे निबंधों के विषय वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। फिर ऋतु, ऋतु में जैसे कि मेरा प्रिय ऋतु, तो हर व्यक्ति का अलग अलग ऋतु पसंद होते हैं, तो उस ऋतु के बारे में कुछ विशेषता होती है। इसका वर्णन हम वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत करेंगे। मेरा प्रिय नेता, इस वर्णनात्मक निबंध पर हम इसके बाद के परिच्छेदों में हम निबंध को किस प्रकार से लिखना चाहिए इसका एक प्रारूप हम देखेंगे। तो इस प्रकार वर्णनात्मक निबंध में हम अधिकतर किसी भी सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद आता है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिनमें विषय का विवरण किया जाता है। अब देखिए, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक का अर्थ ही क्या होता है? विवरण करना, स्पष्टीकरण, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा उसकी जानकारी देना। जैसे स्थान, स्मारकों, घटनाओं, यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना। जैसे कि लाल किला, ताजमहल, हवा महल, या फिर जो फोर्ट्स होते हैं अलग अलग, या मैंने जब आप कभी किसी पर्यटन स्थल पर जाते हो तो वहां पर आपने क्या क्या अनुभव किया, उसका वर्णन आप विस्तार से विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत लिख सकते हैं। फिर घटनाओं का, जैसे कि मैंने देखा हुआ पहला कोई प्रसंग होगा, दुर्घटना, अपघात, इन सारी चीजों का वर्णन आप विवरणात्मक निबंध में कर सकते हैं। किसी स्थान विशेष के बारे में भी आप उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, इनकी क्या विशेषता है, उस में किसके द्वारा ये निर्मित की थी, उस समय उसका क्या था, फिर उसकी सौंदर्यता कैसे बढ़ी और आज के युग में उसका क्या स्थान है। इस प्रकार से आप निष्कर्ष देखते हुए उपसंहार के रूप में आप अलग अलग विषयों पर विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत विचार कर सकते हो। इसके बाद आता है भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध है, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसे निबंध के जो विषय होते हैं उनके अंतर्गत अपने भावनाओं का हम अधिकतर विस्तार के साथ विचार व्यक्त करते हैं। अपने भावनाओं को उसमें हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम विवरणात्मक या वर्णनात्मक निबंध में हम किसी के बारे में वर्णन कर सकते हैं। उसमें हम अपने पर्सनल विचारों को, अपने पर्सनल भाव को हम उसमें व्यक्त नहीं करते। जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप लिख रहे, तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में आपको लिखना है, जो सच्ची बात, जो उसका जन्म कहाँ हुआ, उसने कौन कौन से कार्य किए। जैसे मदर टेरेसा के बारे में आप कुछ लिख रहे, तो उसमें आपको उनके बारे में सारी जानकारी लिखना है। हाँ, उपसंहार या निष्कर्ष में आप आपके दृष्टिकोण में या आपके मन में उनके, आपके हृदय में उनके लिए क्या स्थान है, वो आप 3-4 पंक्तियों में लिख सकते हैं, लेकिन वह वर्णनात्मक निबंध के रूप में लिखेंगे। लेकिन भावात्मक निबंध में हम अपने मनों के भावनाओं को लिख सकते हैं। भावात्मक निबंध में भावों को
महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इनमें किसी भी विषय जैसे कि मित्रता, अब आपके दृष्टिकोण में मित्रता क्या समझते हैं आप, किस प्रकार से मित्रता के लिए आपके विचार है, आपकी भावनाएं है, तो ये सारी बातें आप भावात्मक रूप में लिखेंगे। या फिर परोपकार, परोपकार, मानवता आदि ये जो भावात्मक दृष्टिकोण से लिखे हुए निबंध के विषय होते हैं। मित्रता, परोपकार, मानवता आदि विषयों पर लिखने वाले अपने मन के भाव को प्रकट करता है। जैसे कि मेरे प्यारे दादाजी, अब यह भावात्मक निबंध है। जैसे हम हमारे रिलेटिव के संबंध में लिखते हैं, मेरी माताजी, पिताजी, दादी, नानी या मेरे प्रिय शिक्षक। जब आप अपने इस प्रकार के विषय लिखते हैं तो आप अपने मन के भावों को वहां पर व्यक्त करते हैं। तो ऐसे भावात्मक विचारों को व्यक्त करते समय जो निबंध लिखे जाते हैं वह भावात्मक निबंध के रूप में आएंगे। जैसे कि आप निबंध लिख रहे हैं, मेरा वर्षा ऋतु, मेरा प्रिय ऋतु या प्रिय वर्षा ऋतु। अब देखिए, जब ये विषय जो है मेरा प्रिय ऋतु या मेरा प्रिय वर्षा ऋतु, यह आप वर्णनात्मक निबंध के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लेकिन उसमें क्या लिखेंगे कि उसकी क्या विशेषता है उस ऋतु के, उसके बारे में लिखेंगे आप। लेकिन जब उस ऋतु से संबंधित कोई प्रसंग, कोई घटना जो आपके विचारों में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस समय वह भावात्मक निबंध के रूप में लिखे जाएंगे। अब देखिए, एक विवरणात्मक निबंध या वर्णनात्मक निबंध हम लेते हैं जिसका टॉपिक है मेरा प्रिय नेता। अब देखिए, बहुत सारी नेताओं का वर्णन हम पढ़ते हैं, करते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग लीडर पसंद होते हैं, तो उसके अनुसार आप उस लीडर का चुनाव कर लीजिए कि आपको कौन सा नेता सबसे प्रिय है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि किसी को पंडित जवाहरलाल नेहरू पसंद होते हैं, किसी को महात्मा गांधी पसंद है, या किसी को अन्य हर व्यक्ति विशेष की, जैसे किसी को अब्दुल कलाम, जैसे बहुत सारे अलग अलग नेताओं को पसंद करते, तो उसके अनुसार आपको निबंध लिखने हैं। अब मेरा प्रिय नेता, इस निबंध लिखते समय आपको पहले नेता के बारे में सोचना है कि कौन से नेता के बारे में, कौन से नेता को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे नेताओं के नाम हमारे सामने होते, तो हमें सबके बारे में पता है ऐसा समझते हैं, और फिर हम पहले एक नेता का चुनाव कर लेते, फिर 3-4 सेंटेंस होने के बाद हम दूसरे नेता के बारे में सोचने लगते। तो यह समस्या निर्माण होने से पहले हमें क्या करना है, रफ पेज पर आपको कौन से नेता को बारे में सबसे ज्यादा जानकारी पता है या कौन से नेता आपको सच्चे मन से प्रिय है, ऐसे नेता के बारे में आपको लिख लेना चाहिए, उसके बारे में पॉइंट्स लिख लेना चाहिए। अब इसमें आप क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि भूमिका में आप क्या लिखेंगे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनसे बचपन से संबंधित 2-3 वाक्य या 4-5 वाक्य आप भूमिका के रूप में लिखेंगे, अर्थात प्रस्तावना के रूप में। फिर विषय विस्तार आएगा। विषय विस्तार को आप 3-4 परिच्छेद में, छोटे छोटे 3-4 परिच्छेद में आप लिख सकते हैं। अब विषय विस्तार में क्या लिखेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा, उनका शिक्षण कहाँ हुआ, पढ़ाई किस प्रकार से हुई, किस हालत से वो गुजरे, फिर उनका बचपन से, फिर उन्होंने अगर नेता है तो उन्होंने क्रांतिकारी नेता के रूप में उनका किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, लड़ते समय उन्होंने कौन कौन से डिसीजन लिए, ये सारी बातें आप 3-4 परिच्छेद में विवरणात्मक ढंग में लिखेंगे। फिर उनके बारे में जानकारी लिखने के बाद फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, यह सारी चीजें आप लिखेंगे। फिर उपसंहार में या आप क्या लिखेंगे, उपसंहार में या निष्कर्ष के रूप में क्या लिखेंगे कि आज भले ही वह हमारे बीच में जीवित नहीं है, फिर भी उनके द्वारा जो कार्य उन्होंने किए हैं, उन कार्यों के द्वारा आज भी आधुनिक युग में हर मानव के बीच में, हर मानव के हृदय में वह अपने कार्यों के लिए जीवित माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज से संबंध स्थापित करते हुए उपसंहार या निष्कर्ष के रूप में आप उनका निबंध का अंतिम पैराग्राफ में लिखेंगे। अब देखते हैं, संक्षिप्त में मैंने यहाँ पर निबंध लिखा है मेरा प्रिय नेता। अब इसमें मैंने अपने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे लिखे जो मुझे अच्छे लगे, लेकिन आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने विचारों को निबंध में व्यक्त कर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है।
मेरे प्रिय नेता महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से लौटने पर उन्होंने वकालत प्रारंभ की। तो देखो यहाँ पर हम प्रस्तावना के रूप में उन्होंने लिखा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ और फिर उन्होंने अपने कार्य को किस प्रकार से आरंभ किया, उनकी कौन सी शिक्षा हुई थी। अब देखिए, आप निबंध को विस्तार से किस प्रकार से लिखेंगे कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 100 शब्द में निबंध लिखो, 150 शब्द में निबंध लिखो, 200 शब्द में निबंध लिखो। तो आपको जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुसार आपको निबंध के विस्तार को लिखना चाहिए। अब यहाँ पर हम 150 से 200 शब्द तक के निबंध के लिए इस प्रकार का निबंध आप लिख सकते हो। आगे निबंध कंटिन्यू है। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। उन्होंने भारतीयों की सहायता की। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अनेक कष्ट सहे, उनको अपमानित किया गया, अंत में उन्हें सफलता मिली। अब आप उसमें उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से आंदोलन किए, ये सारी चीजें भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर साबरमती के आश्रम के बारे में आप लिख सकते हो। फिर इसके अलावा कुछ आपको उनसे संबंधित कुछ काव्य की पंक्तियां मिलते तो लिख सकते हैं, जैसे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस प्रकार के सेंटेंस आप लिख सकते हो उसमें। गांधी जी भारत वापस आए और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह कई बार जेल गए। अब सारा देश उनके साथ था। लोग उन्हें राष्ट्रपिता कहने लगे। अंत में भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी सादा जीवन बिताते थे। वह सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले थे। उन्होंने हमको अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने गांवों की दशा सुधारने का पूरा प्रयत्न किया। उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम निबंध किस प्रकार लिखने चाहिए इसको हमने संक्षिप्त में देखा। निबंध के अलग अलग प्रकारों में से पहले 3 प्रकारों को हमने विस्तार से पढ़ लिया। निबंध के अगले प्रकारों को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।